नमस्कार। ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे नगर सहारनपुर विधायक संजय गर्ग जी। आज ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कोरोना काल में लगे लॉकडाउन को सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। अभी हाल में प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिन के लेके लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा रहेगी और अन्य कई सारे विषयों पे आज नगर विधायक से हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं नगर विधायक संजय गर्ग जी से। नगर विधायक संजय गर्ग जी, आपका ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, चूंकि अभी कोरोना काल चला हुआ है, इसमें काफ़ी मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन फिर से जारी किया है, तो किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संक्रमित होने वाली बीमारी है और इस महामारी से निश्चित रूप से केवल हम शारीरिक दूरी बनाकर ही बच सकते हैं। ये इसका मुख्य एक जीवन शैली में बदलाव लाने का काम हम सबको करना है और इस बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने का हमारा मुख्य मैं समझता हूँ कि कर्तव्य है। आज के हालात में जो स्थिति है वो बहुत ही विस्फोटक है, क्योंकि भारत आज तीसरे नंबर पर दुनिया में संख्या के आधार पर है और ये तब है कि जब जो संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दिखाई जा रही है भारत जैसे 130 करोड़ आबादी के लोगों के बीच में, वहाँ टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। मैं अगर ये बात का उल्लेख करूं कि पहले नंबर पे अमेरिका, फिर ब्राज़ील और उसके बाद भारत का नंबर आता है, परंतु अमेरिका में जहां अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहां लगभग 10 लाख के ऊपर 1,20,000 लोगों टेस्ट हो रहे हैं। यानी 10 लाख के ऊपर 1,20,000 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में जो एवरेज 10 लाख के ऊपर टेस्ट करने का है वो ऑन एन एवरेज 8,553 लोगों का है। यानी 10 लाख में केवल 8,553 लोगों का हम टेस्ट कर पा रहे हैं, और जबकि अमेरिका में 10 लाख के ऊपर 1,20,000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। ये ही केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो ये शंका पैदा करता है कि जितनी संख्या हम दिखा भी रहे हैं, आज भारत में 9,11,629 संक्रमित पेशेंट हैं, जो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि इसमें बहुत सारे प्रदेश इसमें इस तरह के हैं जिनके यहाँ अब जैसे हमारे पड़ोस दिल्ली में इस समय जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सारे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ राष्ट्रीय एवरेज 8,553 का है, वहाँ उत्तर प्रदेश में मात्र इसका एवरेज 5,178 है। अब 5,178 10 लाख लोगों में आप टेस्ट करेंगे, इलिटरेसी अशिक्षा का माहौल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का कमज़ोर होगा, तो निश्चित रूप से हम आप मान सकते हैं कि किस तरह की स्थिति से समाज गुजर रहा होगा। परंतु सब के बावजूद मेरा अपना मानना है कि इस महामारी से हम डर कर नहीं जी सकते। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर निर्भीकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। हमारे जो प्रचार के संसाधन हैं और जो हमारी प्रेस है, उसे भी उस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़े और हौसला बढ़े। हम जागरूकता पैदा करने का काम करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाकर रखें। अभी लॉकडाउन खुलने की इजाज़त मिली और लॉकडाउन खुलने के बाद जो बाज़ार में हालत है, जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर लोग टकरा कर गुजर रहे हैं, जो राहगीर हैं, वो इस बात का एहसास कराता है कि लोगों में अभी भी उस जीवन शैली का जो बदलाव आना चाहिए था वो उस तरह से नहीं आ पा रहा है। हम मास्क लगाकर चलें, हम किसी भी तरह संक्रमित अपने आप को बचाएं हम संक्रमित होने से, ये हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी बात को दिमाग में रखते हुए प्रशासन ने कि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके, शासन ने सैटरडे संडे का वो रखा है, परंतु पार्टी की सीमाओं को भूलकर इस महामारी से लड़ने के लिए हम एकजुट होकर राष्ट्र की समस्या से जूझ रहे हैं, जूझने के लिए तैयार हैं। परंतु कुछ सवालात निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में उठते हैं कि पहला भारत में जब केस ये आइडेंटिफाई हुआ तो 30 जनवरी को हुआ,
30 जनवरी को आइडेंटिफाई होने के बाद जो लोगों में जागरूकता, लोगों को सचेत करने के साथ साथ जो प्रिकॉशन शासन को लेने चाहिए थे, मैं समझता हूं कि शायद केंद्र और प्रदेश के शासन के द्वारा कोताही की गई। पूरी दुनिया में चाइना में सबसे पहले 15 दिसंबर को पहला केस चिन्हित हुआ, हमारे यहाँ 30 जनवरी को हुआ, परंतु फरवरी के आखिरी हफ्ते में चूंकि मोटेरा के स्टेडियम में गुजरात में ट्रंप जी को आना था, डोनाल्ड ट्रंप की विजिट को हम किस तरह से दिखा सकें, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का काम कर सकें, तो इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी सचेत करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्र को नहीं किया गया, जो किया जाना चाहिए था। उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे, फिर आपने 22 मार्च को अचानक जनता कर्फ्यू लागू कर दिया और उसमें आपने थाली बजवाने का काम किया। ये चीज़ें कुछ ऐसी लगती हैं कि जैसे कि कुछ जादू टोनों के आधार पर हम ये उम्मीद करते हो कि हम इस महामारी से मुकाबला कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। और उसके परिणाम हमें सामने देखने को मिले, जब आधी से ज़्यादा आबादी खून का पसीना बहाकर न जाने किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हो, जहां करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर अपने रोजगार में व्यस्त हों, वहां ऐसे उस राष्ट्र, ऐसे उस समाज को संचालित करने के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया 25 तारीख से। उत्तर प्रदेश में 23 तारीख जनता कर्फ्यू के बाद से ही लॉकडाउन चालू कर दिया गया। ये ज़्यादा बेहतर होता। तमाम समीक्षकों का ये कहना है कि जब लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन से पहले लोगों को सचेत किया जाना चाहिए था। WHO की क्या एडवाइजरी है, आपको मालूम था कि आपको लॉकडाउन 60-70 दिन भी चलाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ अगर आप पहले बताकर 1 हफ्ते का समय पहले दे देते, तो वो जो अप्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटी हैं, वो घटनाएं ना घटती। हजारों मील लोगों को पैदल चलना पड़ा, साइकिल पे चलना पड़ा, न जाने कितनी माताओं का गर्भ गिर गया, न जाने कितनी माताओं को प्रसव पीड़ा हुई, न जाने कितने लोग ट्रेन के नीचे आ गए, न जाने कितने लोग पैदल चलते हुए भूख के कारण उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तमाम जो परिस्थितियां हुई, निश्चित रूप से उसे जा सकता था। और उसके बाद वो जो प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचते हैं, तो रास्ते में हजारों किलोमीटर दूर की उस विभत्स घटनाओं में, जहां उसे कई जगह पुलिस के डंडों का मुकाबला करना पड़ा, उसे प्रताड़ित होना पड़ा, उसे चोर रास्ते देखने पड़े, वो ग्रामीण रास्तों के जरिए सहारनपुर में हरियाणा बॉर्डर पे अगर सड़क से आता था तो बॉर्डर पे पुलिस मारती थी, अगर ट्रेन के रास्ते से जाता था तो ट्रेन का एक्सीडेंट से मरने का खतरा रहता था। तो रात रात में यमुना नदी पार कर कर प्रवासी मजदूरों ने एक राज्य से दूसरी राज्य की सीमा को पार करने का पार किया। मैं ये बात इस गंभीरता के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं संवेदनशीलता में कमी महसूस होती है। अगर संवेदनशीलता समाज के प्रति होती तो निश्चित रूप से शासन को जागरूक होकर इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में निर्णय लेने से पहले करना चाहिए था। आपको 30 जनवरी में पहला केस आइडेंटिफाई हुआ, आपने एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी वो स्क्रीनिंग उस तरह से नहीं हुई, होली के बाद तक उस तरह से स्क्रीनिंग नहीं हुई। फिर आपने लॉकडाउन जारी करने के बाद एकदम उसे अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, जमातियों के ऊपर ले जाकर 1 हफ्ते तक पूरी मुहिम को समेट कर रख दिया। जमाती जितने भी आए, कोई चोर रास्ते से नहीं आया, सब आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वीज़ा के जरिए आए। हो सकता है कोई टूरिस्ट वीज़ा से आया हो और वो तबलीग की जमात में काम कर रहा हो, परंतु तबलीग की जमात में दिल्ली में वो तमाम लोग जो जहाँ पर मौजूद थे, वो उसकी पुलिस को और प्रशासन को पूरी तरह से सूचना थी। और अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही पहले से स्क्रीनिंग कर दिया जाता तो निश्चित रूप से इस महामारी को आगे बढ़ाने से रोकने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती। तो मेरा आकलन ये है कि ये जो ध्रुवीकरण, इस महामारी के बीच में भी ध्रुवीकरण की मानसिकता के साथ शासन करने वाले लोगों में कहीं ना कहीं उसकी उस गंभीरता के प्रति कमी दिखाई दी। अगर गंभीर रहकर इस बात की कोशिश की जाती तो मैं तो एक दिन और देख रहा था कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में आपस में प्रदेश नीलामी लगा रहे थे वेंटिलेटर्स की, कौन ज़्यादा महंगा वेंटिलेटर खरीदेगा। और हमारा मुल्क 24 मार्च तक वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करता रहा और 24 मार्च को वेंटिलेटर के एक्सपोर्ट पे बैन लगाने का काम किया, जबकि 16 मार्च को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, मास्क और इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को लिखा कि यहाँ पर कमी है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, कोविड इन्फेक्टेड मरीजों को अगर हमें देखना है तो निश्चित रूप से हमें ये PPE
किट और मास्क और सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें चाहिए, और उसके बावजूद भी उन्हें उपलब्ध कराने का काम नहीं किया गया। तो ये जो लापरवाही है, ये जो तैयारी की जानी चाहिए थी, ये शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी थी, जो पूरी दुनिया से सूचित थे, जिन्हें WHO की एडवाइजरी आ रही थी। कहीं ना कहीं वहाँ कोताही हुई, जिसकी वजह से आज के हालात ये हैं कि मैं समझता हूँ कि ये बीमारी संक्रमण काल में पहुंच गई है। यानी गरीब मोहल्लों में, जबकि ये बीमारी बाहर से आई, विदेश से आई। विदेश कौन गया? जिसके पास विदेश के जाने का, आने जाने का पैसा था, वहां से वो बीमारी लेकर आया। और आज अगर उस बीमारी से ग्रसित होने का काम मेरा खेतीहर मजदूर या गरीब कर रहा है, तो उसे संक्रमित करने का काम किसने किया? उस गरीब की क्या भूल, क्या गलती है? आपका हेल्थ सिस्टम उस बात की इजाज़त नहीं देता, उतना हेल्थ सिस्टम क्षीण है। मैं तो बड़ा अफसोस के साथ कह सकता हूं कि सहारनपुर में L2 लेवल का हॉस्पिटल कोविड के लिए शेख उल हिंद मौलाना मेडिकल महमूद उल हसन मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है, परंतु वहाँ एक बहुत ही कटु अनुभव मेरा रहा। आदरणीय राजकुमार जैन जी की 9 तारीख को स्वर्गवास हुआ, कोविड की वजह से हुआ। मेरे परिचित परिवार के थे। मैंने उस बारे में 2 दर्जन से ज़्यादा बार वहाँ के प्रधानाचार्य को, वहाँ के जो कोविड डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर वोहरा साहब को संपर्क किया। हमारे कहने पे बार बार मजबूर कर कर उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया। आईसीयू में किसी डॉक्टर ने उन्हें देखा नहीं। आईसीयू में जाने के लिए भी उनकी मौत के बाद मुझे पता चला उनका छोटा भाई और मदर भी वहाँ एडमिट थे। उनका छोटा भाई उसे लेके गया, कोई वार्ड बॉय नहीं गया। वो बार बार चिल्लाते रहे मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ऑक्सीमीटर की सेल खराब था, ऑक्सीमीटर सही नहीं है। और आज ही अभी मुझे पता चला कि वहाँ एक पेशेंट की ईसीजी करनी थी, तो ईसीजी की मशीन भी वहाँ खराब मिली। और इन तमाम परिस्थितियों के बाद हमारे आयुष मंत्री जी को अपनी पत्नी और लड़के को यहाँ से रेफ़र कराकर मैक्स हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से आम नागरिक का इलाज होगा, किस तरह से वो इसका बचाव होगा। मैं तो केवल इतनी बात आपके माध्यम से अपने साथियों और जनता को कहना चाहता हूं कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है, सैनिटाइज रखने की, साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। अपने आप को शारीरिक दूरी बनाकर मास्क पहनकर अगर हम रखेंगे और किसी भी तरह अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाकर, शारीरिक प्रतिरोधात्मक शक्ति को अगर बढ़ाकर रखेंगे, तो हम इसका मुकाबला कर पाने में सफल होंगे। अभी आपने बोला है कि ये बीमारी जो है गरीब और गांव की तरफ जा रही है, ऐसे में इलाज कराना गरीब लोगों के लिए बड़ा दिक्कतों का विषय रहेगा। तो सरकार को क्या चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इलाज हो उन लोगों को जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, बीमारी बराबर आती है सबके लिए। तो ऐसे में सरकार या कैसे उनका क्या हो सकता है? देखिए, सहारनपुर में अभी तक जो पेशेंट सही हुए हैं, सहारनपुर में आज की संख्या संक्रमित लोगों की 560 है, और जिसमें से सही उपचार के बाद सही होने वालों की संख्या 421 है और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या मात्र 4 है। तो ये जो संक्रमित होकर सही हुए हैं, वो ज़्यादातर शुरू में ये सहारनपुर की किस्मत रही कि वो तमाम पेशेंट एसिम्टोमेटिक थे, और उन तमाम लोगों को जिन्हें लोकल मेडिकल कॉलेज L1 या और क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, कोई बहुत ज़्यादा उन्हें गूढ़ इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। मात्र खुराक देकर और विटामिन C और धूप में बैठाकर वही से वो केवल सही हो गए। परंतु सब के बाद अगर कोई दूसरे रोग से ग्रसित है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई किडनी या लीवर से पेशेंट है, तो निश्चित रूप से उनके साथ अगर ये बीमारी उनके साथ उन्हें संक्रमित करती है, तो कई बार बहुत सीरियस पोजीशन टर्न करती है। और उसमें हमारे पास केवल एक ही हॉस्पिटल है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने अभी तक अपनी पहल नहीं की सहारनपुर में कि वो कोविड पेशेंट को ले सके, और मौलाना महमूद उल हसन मेडिकल कॉलेज में ही L2 उसकी फैसिलिटी है, और जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रमिक और जो गरीब भाई हैं, अभी तक तो जो इस तरह से मामला चल रहा है, उस सब के बावजूद हमें तो इस बात पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक तो जो संक्रमित है वो या उससे मिलने वालों का ही टेस्ट हो रहा है, उसके बाहर टेस्ट नहीं हो रहा है, और इसलिए अभी पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो संक्रमित हो गए होंगे, परंतु संक्रमित होकर अपने आप ही ठीक हो गए होंगे, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे। सही US में सभी लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि सब लोग टेस्ट कराएं, क्योंकि वहाँ डेटा बैंक बनाया जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो संक्रमित होकर अपने आप सही हो गए, यानी उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए परंतु बचे हुए हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है कि 2 महीने 1 महीने में यदि वैक्सीन आ जाती है, तो वो पहले उन लोगों को वैक्सीन देंगे जो कि
जिनके एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, और जो जिनके एंटीबॉडीज़ हैं वो बाद में वैक्सीन लेंगे। परंतु हिंदुस्तान में अभी तक चूँकि टेस्ट का ही फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसलिए डाटा भी बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले तो स्वयं अनुशासन की और अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। हम किसी भी तरह से ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, शारीरिक दूरी बनाकर रखें और मास्क पहन कर रखें। जब तक इस महामारी का प्रकोप है, तब तक मैं समझता हूं कि इस जीवन शैली में इस तरह बदलाव लाकर ही हम अपने समाज को और अपने राष्ट्र को बचाने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप सबसे बड़े विपक्ष में हैं, विपक्ष का आते हैं आप ये। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में अभी तक 38,000 से ज़्यादा केसेज हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, संडे और सैटरडे का लॉकडाउन लगाया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में जो पहले से लॉकडाउन की प्रक्रिया रही थी वो ज़्यादा बेटर थी या ये 2 दिन वाली ज़्यादा बेटर है? चूँकि जो केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, हम बात करें उत्तर प्रदेश की या बात करें तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन किस तरह से होना चाहिए? किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जान और जहान दोनों को ही हमें देखना होगा। ये बात सही है कि केसेस उत्तर प्रदेश में लगभग 23 करोड़ की आबादी है और उसमें 38,130 अभी तक आइडेंटिफाई, जैसा कि सरकार बता रही है, केसेस सामने संक्रमित के आए हैं, जिसमें 955 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। मेरा अपना मानना है कि अगर पूरी तरह से आप लॉकडाउन कर देंगे तो अभी हाल फिलहाल में स्थितियां ऐसी हैं कि जहां कई विभागों में सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इसलिए पार्शियल लॉकडाउन लगाकर ही लोगों में इस बात का को शिक्षित कर और जागरूक कर कि वो किस तरह, अगर टोटल पैरालाइज कर कर हम कभी भी किसी समाज को चलाने का काम नहीं कर सकते। किसी सिस्टम को अगर चलाना है तो ये मानकर कि भाई कोविड एक महामारी है, इससे बचकर हम दुबक कर घर बैठ जाएं तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। इसका मुकाबला हम किस तरह से करें और मुकाबला करते हुए हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को किस तरह से संचालित करने का काम करें, ये खूबी हमें अपने अंदर लानी होगी। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन का जो लॉकडाउन 5 डेज़ वीक किया है वो शुरू के दौर के लिए ठीक है, बाद में इसे भी हमें समाप्त करना होगा और पटरी पर ज़िंदगी को लाना होगा। बजाय इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसा मैंने L2 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको बताया, कम से कम अगर मेडिकल कॉलेज L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीमीटर ख़राब होगा, अगर वहाँ ECG की मशीन नहीं चल रही होगी, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि ये शासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के मेडिकल कॉलेज और L2 लेवल के हॉस्पिटल में कम से कम ऑक्सीमीटर भी अगर आप ख़राब रखेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कैसे आप चेक करेंगे? आपको बॉडी, किसी भी मरीज का अगर ECG लेना है तो ECG तो आज बहुत कॉमन मशीन है, वो भी अगर ख़राब होगी तो किस तरह से आप जीवन को संचालित करने का काम कर पाएंगे? इसलिए इन चीज़ों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ साथ लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वैसे लोग जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उन्हें हम किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्या राशन डिपो से पूरा प्रॉपर राशन उतनी क्वांटिटी में बिक रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कहीं राशन डिपो वाले बदमाशी करते हैं, कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, मार्केटिंग विभाग के लोग मिलकर रेट बढ़वाने का काम कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों पर सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत है, जिससे कि जो आम नागरिक है उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहें, मुहैया होती रहें और ये जो रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से आज उसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने की आवश्यकता है। हमने और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने तौर पर भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत गरीब लोगों की मदद की, बहुत सी रसोइयाँ चली, परंतु शासकीय स्तर पर अब भी उस तमाम मदद में कमी है। मैं समझता हूँ कि जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनके खातों में और ज़्यादा पैसे दिए जाने चाहिए। लगभग 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपया मेरी नॉलेज में है जो श्रमिकों की गारंटी के लिए उनके पास, उनके निगम के अंदर मौजूद है, जिसे और अभी दिया जा सकता है। तो वो जो कैश मनी रोज़ कमाने खाने वाले श्रमिकों को दिया जाना चाहिए, वो उस तरह से दिया जा सके जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन का संचालन कर सके। एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से यहाँ पे बीमारी बढ़ रही है, कोविड-19 बीमारी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या जनसंख्या, भारत की जनसंख्या भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? देखिए, भारत की जनसंख्या को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये तो चीन से आई हुई वो वायरस है जो सिंथेटिक वायरस है। जिस तरह से बढ़ रही है,
जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। वो तो उसके पीछे तो बहुत सारी नीयतें हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन से पहले ही जनसंख्या के और बहुत कारण और बहुत वो हो सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं विफल हो सकती हैं, परंतु जहाँ तक महामारी की बात है, अगर लॉकडाउन से पहले सरकार सचेत होकर 1 हफ्ते का नोटिस देकर प्रॉपर रूप से जागरूक कर देती। लो आपने लॉकडाउन के बाद 1 हफ्ते बाद तो लोगों को पता चला कि कोई महामारी है जिसकी वजह से लॉकडाउन हो रहा है इतने दिन के लिए। वो डर गए कि भाई क्या विकसित मुल्कों में क्या हालात हैं। उससे पहले तो लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि आप ही अपनी कसरतों में लगे हुए थे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और गरीबों के मकान छिपा कर ट्रंप को घुमाने में। तो लोग तो टीवी पे उन लोगों को देख रहे थे, लोग तो ये थे कि भाई नॉर्मल लाइफ लीड हो रही है। तो जो सचेत और जिस तरह का संवेदनशीलता और जागरूकता का परिचय किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें कोताही हुई, जिसकी वजह से ये परिणाम हमें सामने देखने को। ऐसी परिस्थितियों में जो अभी महामारी चल रही है, काश आप सरकार में होते तो आपकी तरफ से क्या बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाते, थोड़ा इस पर बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है और मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और मैं समझता हूँ कि जिन जिन प्रदेशों में लिटरेसी सबसे ज़्यादा रही और जिन जिन प्रदेशों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत रहा, उन्होंने इस महामारी का मुकाबला उतना ही बेहतर तरीके से किया। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण केरल का है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा इसका मुकाबला कर कर इसे रोकने की कोशिश करने में कामयाब हुए। शिक्षित लोग होंगे तो उन्हें जागरूक कर कर आप थोड़ा सा भी संदेश देंगे, वो उसे उसका पालन करेंगे, उसे गंभीरता के साथ लेंगे। अगर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो ये क्वारंटाइन सेंटर जो आपको कॉलेजों में खोलने पड़े, धर्मशालाओं में खोलने पड़े, इन सब की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपको L1 L2 हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ उस तरह से, अब मेडिकल कॉलेज में ही अगर ऑक्सीमीटर खराब होंगे, मेडिकल कॉलेज में ही अगर ECG मशीन, ऐसे समय में जबकि स्वास्थ्य मंत्री तक उसका मुआयना कर गए हों और उस समय भी इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी इस बात के लिए ज़रूर निश्चित रूप से रहती कि हमने तो हमेशा इस बात के नारे के साथ लोगों को जागरूक किया कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। तो हम उस बिंदुओं पर विशेष ध्यान देकर यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। विधायक होने के नाते जानना चाहेंगे कि जनता के लिए आपके तरफ से विशेष क्या क्या प्रयास किए गए हैं इस कोविड-19 के लॉकडाउन कार्यकाल में। जब ये 23 तारीख से लॉकडाउन लगा और 25 तारीख से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा और 1 हफ्ते बाद जब स्थितियां विकट होनी शुरू हुई, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय बनी। और हमारे द्वारा भी सबसे पहले तो मैंने 1.25 लाख रुपए अपने व्यक्तिगत पूंजी में से कोरोना फंड में माननीय अखिलेश यादव जी को दिए और उसके बाद 25 लाख रुपए हमने फ्यूचर हालात को देखते हुए, जो हालात थे, मास्क और सैनिटाइज़र और ये तमाम चीज़ जो पैरामेडिकल स्टाफ को मिलना चाहिए था और वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो हमने जिलाधिकारी महोदय को लिख कर दिया कि हमारी विधायक निधि में से 25 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर्स के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के लिए, NV95 मास्क के लिए और सैनिटाइज़र के लिए दिए जाएं, जिससे कि वो पैरामेडिकल स्टाफ सुरक्षित होकर मरीजों का इलाज कर सके। फिर उसके बाद जिस तरह के हालात शहर में बने, तो हमारे द्वारा 3 समाजवादी रसोई चलाई गई और वो लगातार 2 महीने तक चली। राणा पैलेस पे समाजवादी रसोई चली, इसके अलावा प्रकाशपुरम लेबर कॉलोनी में चली और जेल चुंगी में चली, जिसके जरिए कई हज़ार पैकेट डेली 2 महीने तक हमने उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ साथ हमने ये तो पका हुआ खाना भिजवाया, परंतु बहुत सारे लोग जो इस तरह के ज़रूरतमंद थे, उनके लिए हमने कई हज़ार किट बनवाई, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो घी, 1 किलो तेल और मसाला और ये आधा किलो चाय, इस तरह से मिलाकर एक पैकेट बनाकर वो उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करने का काम भी किया गया। और जब प्रवासी मजदूरों ने आना जाना शुरू किया, तो उनके साथ भी अपनी साथियों के साथ हमने उन्हें पानी की बॉटल्स, जूस की बॉटल्स, बिस्किट्स और रिफ़्रेशमेंट स्टेशन पर जाकर वितरित करने का कार्य किया। उसी के साथ साथ बहुत सारे कारीगर जो सहारनपुर के बाहर रुक गए थे या बहुत सारे लोग जो कहीं थे वो फंसे हुए थे, उन लोगों को सहारनपुर वापस बुलाने का काम करना, जो मरीज थे उन्हें जाना है दिखाने के लिए उन्हें परमिट दिलवाने का काम करना, यानी हमारा जनसंपर्क लगातार बना रहा
और उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करते रहे और उन लोगों की मदद भी करते रहे। वो मदद चाहे राशन के रूप में हो, मदद चाहे पका हुआ खाना देने के रूप में हो, मदद चाहे प्रवासी मजदूरों को रिफ्रेशमेंट देने के रूप में हो, मदद चाहे दवाई इत्यादि उपलब्ध कराने के रूप में हो, या वो मदद चाहें कुछ पाए जाने वाले संक्रमित लोगों को किस तरह से हम समुचित इलाज के लिए भेज सकें, उस तरह की सुविधाएं हो, उसमें लगातार अपनी संवेदनशीलता के आधार पर हमने लोगों के बीच में जाकर करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो है ग्लोब दर्पण की तरफ से आप जो एक बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने उस कार्यकाल में, उस समय में, उस संकट काल में जिन लोगों ने कोरोना फाइटर बन के काम किया है उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। ये कैसा अनुभव आपका रहा है? मेरा अपना मानना रहा, मैं कहूँ कि मैंने खुद उस बात को फेस किया कि जब लोगों को ये कहा जा रहा था कि वो अपनी दहलीज के अंदर रहें, और ऐसे में जब हम बाहर निकल कर जाते थे तो हमें हमारे घर के लोग किस तरह से कहते थे कि आप बार बार रोज़ बाहर बंद जाइए, इस तरह से ठीक नहीं है। तो जिन लोगों ने रसोइयाँ चलाई हैं, जिन लोगों ने आगे बढ़कर मदद करने का काम समाज के बीच में किया है, जिन संगठनों ने किया है, उन तमाम संगठनों की उस पवित्र भावना का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को, उन व्यक्तिगत लोगों को जिन्होंने भी कार्यकाल लॉकडाउन के पीरियड में अपने तौर पर किसी भी रूप में मदद करने की कोशिश की, या वो विभाग के लोग, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित लोग हों, चाहे वो किसी भी इस तरह से क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में एक सम्मान पत्र अपने विधायक के पैड पर देने का इस नियत के साथ कोशिश की, जिससे ये भावना और प्रबल हो, लोगों में जाकर लोगों की खिदमत करने की भावना। इंसान 4 तरह के काम करता है अगर उन्हें कैटेगराइज करें। एक वो समय बिताता है व्यर्थ के काम में, एक समय कुछ बिताता है अनर्थ के काम में, और ज़्यादातर समय बिताता है स्वार्थ के काम में, और बहुत कम समय बिताता है परमार्थ के काम में। और जबकि किसी भी धर्म में अपनी आखिरियत को, अपनी ज़िंदगी के आखिरी के क्षणों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर कोई भी धर्म सबक सिखाने की बात करता है तो कहता है कि हमें परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने उस साफ नियत से परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले लोगों को सम्मानित कर इस भावना को सम्मानित किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ अपने कदम बढ़ाने का काम कर सकें। हालांकि बीमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब हमारी जो जनपद में भी बीमारी बढ़ रही है, चूँकि अब प्रदेश में भी लखनऊ सदन में आप जो जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, इसके अलावा जो आपकी तरफ से ऐसे समय में जनता के लिए किस तरह का संदेश रहेगा जिससे वो बच सके, इम्यूनिटी पावर अपनी मजबूत बना सके, एक उस तरह का संदेश भी ग्लोब दर्पण के माध्यम से आप देने का कार्य करें? मेरा तो सभी लोगों से इस बात की अपील है कि इस बीमारी और महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उसी तरह से चलाएं, परंतु उसी के साथ साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने 24 घंटे में कुछ समय अपने योग और व्यायाम के लिए ज़रूर रखें, जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति और ज़्यादा बढ़े, और उसी के साथ साथ अपने कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी बनाकर रखें और मास्क अवश्य पहनें। मास्क और शारीरिक दूरी बनाकर अगर आपने रखने का काम किया, और गर्म पानी का सेवन 24 घंटे में हर 2 घंटे के इंटरवल में किसी न किसी रूप में अगर आपने लेने की कोशिश की, तो आप स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, सहारनपुर स्वस्थ रहेगा, उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर विधायक संजय गर्ग जी। वास्तव में इन्होंने जिस बात पे चर्चा की है और जनता के लिए जो संदेश दिया है, वो वास्तव में इस बीमारी का अभी तक का सबसे बेहतरीन इलाज है। तो आपका इन्हीं सब बातों को लेके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोब दर्पण से सीधी बात करने के लिए। शुक्रिया सर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।